नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है वोल्टेड कनेक्शन। वोल्ट देखा होगा आप लोगों ने, वोल्ट आपका कुछ इस टाइप से होता है। हाँ, इस टाइप का आपका कुछ वोल्ट होता है। ठीक है, अगर इस पोर्शन की बात करूं तो ये आपका क्या कहलाता है, वोल्ट के अंदर ये आपका हेड कहलाता है। क्या कहलाता है ये आपका हेड कहलाता है। ठीक है, और ये आपका क्या कहलाता है, ये पोर्शन जो होता है ये पोर्शन आपका कहलाता है सेंक। ठीक है, ये पोर्शन क्या कहलाता है, सेंक कहलाता है। और ये जो पोर्शन आपका होता है ये पोर्शन आपका क्या होता है, ये पोर्शन आपका होता है थ्रेड। ये पोर्शन आपका क्या होता है, ये पोर्शन आपका होता है थ्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखनी है, ये जो पोर्शन है सेंक पोर्शन, इस सेंक पोर्शन का जो डायामीटर आपका होता है वो डायामीटर आपका क्या होता है, डी डायामीटर आपका होता है। ठीक है, क्या होता है, डी डायामीटर होता है। और अगर मैं बोलूं कि ये जो थ्रेड पोर्शन आपका है, थ्रेड पोर्शन आपका इस सेंक पोर्शन के कंपैरिजन में क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा ना। थोड़ा सा ज्यादा होगा मतलब कितना ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये आपका होता है 0.78 इंटू डी। क्लियर, तो ये 0.78 इंटू डी जो आपका है ये आपका है डाया ऑफ सेंक, सॉरी डाया ऑफ थ्रेड। ये आपका क्या है, डाया ऑफ थ्रेड। ठीक है, ये आपका क्या है, डाया ऑफ थ्रेड। ये आपका क्या है, डाया ऑफ सेंक, या डाया ऑफ बोल्ट भी आप इसको बोलते हो, दैट इज द डाया ऑफ बोल्ट। ठीक है, बोल्टेड कनेक्शन में सबसे पहले आप बोल्ट को समझो। ये बोल्ट जो आपका होता है ये पोर्शन आपका हेड कहलाता है, ये सेंक कहलाता है, ये थ्रेड कहलाता है, ये डाया ऑफ थ्रेड आपका हो गया। कितना होता है उसकी वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब आपने जब बीटेक आपने की होगी तो बीटेक के टाइम पे आपने एक चीज देखी होगी कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे तो हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिलता था, हमें लिखा हुआ मिलता था ग्रेड मिलता था। क्या लिखा हुआ मिलता था, ग्रेड लिखा हुआ मिलता था। किसका ग्रेड, वोल्ट का। क्लियर, तो ग्रेड ऑफ वोल्टिंग आपने लिखा हुआ देखा होगा। क्लियर, और ग्रेड ऑफ वोल्टिंग में आपने क्या लिखा हुआ देखा होगा, आपने लिखा हुआ देखा होगा M20, M20 वोल्ट ऑफ, क्या लिखा हुआ देखा होगा आपने, M20, M20 वोल्ट ऑफ क्लास 4.6। ठीक है, देखा होगा आपने ये लिखा हुआ। अब M20 का मतलब यहाँ पे ये होता है, देखो समझो, ये जो 20 आपका लिखा हुआ है इस 20 का मतलब है डाया ऑफ सेंट, डाया ऑफ सेंट। क्लियर, ये यहाँ पे
आपका जो लिखा है मैंने, ये आपका क्या है, डाया ऑफ सेंक है, बोल्ट भी आप बोलते हो इसको, ठीक है। ये आपका क्या है, डाया ऑफ सेंक आपका हो गया है। और जो आप यहाँ पर ये देख रहे हो 4.6 क्लास, इसके लिए आपको एक पूरी टेबल याद करनी होती है आईएस कोड के अंदर 800 2007 के अंदर, ठीक है। आप यहाँ पे समझो 4.6 आपका है, ठीक है। तो 4.6 में यहाँ पे समझो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ कि हमारा जो बोल्ट है, बोल्ट की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 400 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इस 4.6 से, ठीक है। अब जो आपका 400 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आया, तो हमें अपने बोल्ट की यील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। यील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे, ये 400 के अंदर ये जो रिमेनिंग आपका बचा हुआ है दैट इज द 0.6, ये रिमेनिंग बचा हुआ है, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा आपका 240 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी यील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो इस क्लास का मतलब यही होता है, जो क्लास 4.6 है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि भाई हमारे बोल्ट की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो 400 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, और जो यील्ड स्ट्रेंथ इसकी है वो 400 इंटू 0.6 आपने किया, 240 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आपकी यहाँ पर आ गई, ठीक है। आया, समझ में आया आपको। ये आप जो यहाँ पे फिगर देखे हो, ये आपका क्या है, ये आपका बोल्ट, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका बोल्ट, ठीक है। अब आपने कल एक चीज समझी थी कि जो बोल्ट आपका होता है वो दो टाइप का होता है, क्लियर। बोल्ट आपका जो होता है वो क्या होता है, दो टाइप का होता है। बोल्ट आर टू टाइप, ठीक है। बोल्ट्स आर टू टाइप, दो टाइप का आपका बोल्ट होता है, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइप की मैं बात करूं तो पहला आपने क्या पढ़ा था कल, कल आपने पढ़ा था एक बियरिंग टाइप बोल्ट होता है, एक क्या होता है आपका बियरिंग टाइप बोल्ट आपका होता है। और दूसरा जो आपका टाइप होता है वो आपका क्या होता है, फ्रिक्शन टाइप बोल्ट, फ्रिक्शन टाइप बोल्ट दूसरा आपका क्या होता है, फ्रिक्शन टाइप बोल्ट आपका होता है, ठीक है। अब जो ये फ्रिक्शन टाइप आपका बोल्ट होता है ना, इसको आप एक नाम से और जानते हो, क्या नाम है इसका, HSFG, इसको आप क्या बोलते हो, HSFG, क्लियर। इसका मतलब क्या है, हाई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप, फ्रिक्शन ग्रिप, क्लियर। मतलब जब बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट का हम यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो फ्रिक्शन डेवलप होता है वो ग्रिपिंग लेंथ की वजह से ही होता है ना, ये हम ऑलरेडी रिवेट के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि भाई फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट जो आपका होता है आप तब यूज करोगे जब आपकी ग्रिपिंग लेंथ क्या हो, बहुत ज्यादा हाई हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, फ्रिक्शन ग्रिप bolt, friction grip bolt are used are used when when आप कब यूज करोगे, जब आपका क्या होगा, ग्रिपिंग लेंथ हाई होगा, क्लियर। व्हेन ग्रिपिंग ग्रिपिंग लेंथ ग्रिपिंग लेंथ ग्रिपिंग लेंथ इज हाई, आपकी ग्रिपिंग लेंथ क्या हो, हाई हो, ठीक है। जब ग्रिपिंग लेंथ हाई होगी तो हम फ्रिक्शन टाइप का यूज करेंगे, अदरवाइज जनरली अगर मैं बात करूं तो जनरली आप बीयरिंग टाइप बोल्ट का यूज करते हो, क्लियर, ठीक है। तो आप ऐसा लिख लो यहाँ पे, जनरली बी यूज्ड
बियरिंग टाइप बोल्ट। ठीक है, हम कौन सा यूज करते हैं, बियरिंग टाइप बोल्ट को यूज करते हैं। ठीक है, जनरली हम कौन सा यूज करते हैं, बियरिंग टाइप बोल्ट को यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है रिकमेंडेशन फॉर रिकमेंडेशन फॉर बियरिंग टाइप बोल्ट। ठीक है, बियरिंग टाइप जो बोल्ट हमारा है उसके लिए हम रिकमेंडेशन देखेंगे। और सबसे पहला जो रिकमेंडेशन हमारा है वो रिकमेंडेशन हमारा है किसके लिए, डाया ऑफ बोल्ट होल के लिए। इसके लिए हमारा डाया ऑफ बोल्ट होल। ठीक है, आपको पता है रिवेट होल के लिए आपने पढ़ा था, लेकिन अब हम लिमिट स्टेट मेथड की बात कर रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था WSM मेथड। तो लिमिट स्टेट मेथड में डाया ऑफ बोल्ट होल हमारा क्या हो जाएगा, वही रहने वाला है डी डैश ही। ठीक है, इसको भी आप डी डैश से ही डिनोट करोगे। किससे करोगे, डी डैश से ही आप डिनोट करोगे। ठीक है, तो अपन दोनों यहाँ पे समझ लेते हैं जिससे आपको याद रहेगा। ठीक है, जब यहाँ पे अपन बना लेते हैं एक टेबल के फॉर्म में। ठीक है, एक साइड अपन रिवेट की बात कर लेंगे जिससे आपको याद आ जाएगा कि रिवेट के अंदर आपने क्या पढ़ा था। ठीक है, अपन सबसे पहले रिवेट की बात कर लेते हैं। रिवेट के अंदर ये पढ़ा था आपने कि डी जो आपका है वो अगर अप टू 25 mm होता है तो डाया ऑफ रिवेट होल आपका होता है D प्लस 1.5 mm। ये कंडीशन आपने पहली पढ़ी थी। और दूसरी कंडीशन आपने यहाँ पे ये पढ़ी थी कि अगर जो डी आपका है वो ग्रेटर देन 25 mm हो जाता है तो जो डी डैश आपका होगा वो डी प्लस 2 mm आपका हो जाएगा। यही पढ़े थे। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ अपन क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ अपन पढ़ रहे हैं बोल्ट। यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, बोल्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बोल्ट के अंदर पहली कंडीशन ये है कि अगर आपका डाया ऑफ सेंक जो है डी जो आपका है, अगर ये डी जो है आपका 12 mm से 14 mm की रेंज में रहता है, मतलब 12 mm से अगर 14 mm की रेंज में रहेगा तो जो डी डैश आपका होगा वो क्या हो जाएगा, डी डैश आपका हो जाएगा डी प्लस 1 mm। क्या हो जाएगा, D प्लस 1 mm। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आया समझ में, अगर 12 mm से 14 mm की रेंज में रहा तो ठीक है, अगर D जो आपका है वो 14 mm मतलब से 24 mm 14 mm से 24 mm के बीच में रहा तो जो डी डैश आपका होगा वो आपका हो जाएगा D प्लस 2 mm। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है आपका डी जो है अगर यह ग्रेटर देन आपका 24 mm हो जाता है, क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 24 mm हो जाता है तो जो डी डैश आपका होगा वो हो जाएगा D प्लस 3 mm। क्या हो जाएगा, D प्लस 3 mm आपका हो जाएगा। तो जो डाया ऑफ बोल्ट होल आपका रहने वाला है वो डाया ऑफ बोल्ट होल का रिकमेंडेशन आपको समझ में आया। हाँ,
ठीक है। चल, ये तो पहला रिकमेंडेशन आपका हो गया डाया और बोल्ट होल के लिए। अगला रिकमेंडेशन देखो, अगला रिकमेंडेशन आपका है पिच। पिच डिस्टेंस जो आपने पढ़ी थी ना, मैक्सिमम पिच का क्राइटेरिया आप रेवेट में पढ़ चुके थे। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि भाई मिनिमम पिच का क्या क्राइटेरिया है, मिनिमम पिच डिस्टेंस आपका क्या होगा? तो मिनिमम पिच डिस्टेंस आपका हो जाएगा पी मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम पिच डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि ये मिनिमम पिच आप पढ़ किस लिए रहे हो। तो भाई मिनिमम पिच आप पढ़ रहे हो, देखो दो वोल्ट के बीच में एक सफिशियंट आपकी डिस्टेंस होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अगर सफिशियंट डिस्टेंस नहीं होगी तो एक वोल्ट आपने कसा, उसके पास में दूसरा वोल्ट कसा, तो क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा, बहुत पास पास में आपके वोल्ट हो जाएंगे। इसके लिए आप ये मिनिमम पिच डिस्टेंस का क्राइटेरिया यहाँ पे पढ़ रहे हो। क्लियर? तो ये क्या करता है? प्रीवेंट कंजक्शन ऑफ वोल्ट, प्रीवेंट कंजक्शन, प्रीवेंट कंजक्शन ऑफ वोल्ट्स। ठीक है, वोल्ट्स के कंजक्शन को प्रिवेंट करता है। पी मिनिमम आपका कितना होना चाहिए? तो पी मिनिमम आपका है 2.5 इंटू डी। कितना है? 2.5 इंटू डी। ठीक है, ठीक है। फिर आपने अगला रिकमेंडेशन जो है वो आप मैक्सिमम पिच का भी पढ़ लो साथ में। मैक्सिमम पिच डिस्टेंस, ये रिकमेंडेशन ही आपकी एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। ठीक है, तो याद रखना है पी मैक्स। पी मैक्स जो आपका होगा वो पी मैक्स आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो मैक्सिमम पिच आपका सबसे पहले करता क्या है? मेंबर को बकलिंग होने से बचाता है, प्रिवेंट बकलिंग, प्रिवेंट बकलिंग। अगर बहुत ज्यादा दूरी पर आपने दे दिए तो मेंबर आपका बकल हो जाएगा, तो उस बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए मैक्सिमम पिच आपने देके रखी हुई है। क्लियर? तो यहाँ पे आपके दो क्राइटेरिया आते हैं। पहला क्राइटेरिया ए यहाँ लिखते हैं, टेंशन मेंबर या टेंशन का अगर केस आपका है, तो टेंशन का अगर केस आपका आ रहा है तो आपका क्या आएगा? 16T और 200 mm, 16T और 200 mm, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। ठीक है, बी अगर मैं बात करूं तो बी आपका क्या है? कंप्रेशन। ठीक है, तो कंप्रेशन में कितना? शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ऐसा लिखना था ऊपर भी अपने को, पी मैक्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12T और 200 mm। ठीक है, विच एवर इज लेस, ठीक है। और सी आपका केस बनता है टैकिंग रिवेट का केस। इन केस ऑफ टैकिंग रिवेट, तो यहाँ पे टैकिंग बोल्ट भी आप बोल सकते हो, टैकिंग बोल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, जो स्ट्रेंथ कैलकुलेशन के लिए नहीं लगाए हैं, तो इस केस में आपका कितना आ जाएगा? पी मैक्स, पी मैक्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 32T
और 300 mm, whichever is less, whichever is less। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया आपका हो गया है मैक्सिमम पिच का। ठीक है, ये क्राइटेरिया आपका क्या हो गया, मैक्सिमम पिच का क्राइटेरिया हो गया। ठीक, इसके बाद आता है आपका एंड डिस्टेंस का। ठीक है, तो मिनिमम एंड डिस्टेंस आपकी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, या फिर एज डिस्टेंस आपकी कितनी होनी चाहिए। मिनिमम मिनिमम एंड डिस्टेंस, या फिर अपन किसकी बात करेंगे, एज डिस्टेंस की। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी। यहाँ पे दो कंडीशन, इसको आप ई मिनिमम से डिनोट करते हो, मिनिमम ही है ना, ई मिनिमम। यहाँ पे दो कंडीशन आ जाएंगी आपकी। पहली कंडीशन है आपकी जो प्लेट है, अगर वो कैसी है, हैंड कट एज है, अगर उस प्लेट की जो एज है वो कैसी है, हैंड कट एज है, तो ई मिनिमम जो आपका होगा 1.7 इंटू डी डैश होगा। ठीक है, और अगर आपकी जो प्लेट है वो प्लेट आपकी कैसी है, मशीन कट एज है, मशीन से कटी हुई है, मशीन कट एज है, तो इसके लिए आप ई मिनिमम कितना रखोगे, 1.5 इंटू डी डैश रखोगे। कितना रखोगे, 1.5 इंटू डी डैश रखोगे। तो ये मिनिमम एंड डिस्टेंस के लिए आपका क्राइटेरिया हो गया है कि मिनिमम एंड डिस्टेंस आपको कितनी रखना है। ठीक है, अच्छा, ये जो रिकमेंडेशन होता है किसके लिए होता है, प्रिवेंट ब्लॉक शियर फेल्यूअर, प्रिवेंट ब्लॉक शियर फेल्यूअर। ठीक है, ब्लॉक शियर फेल्यूअर ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपका जो रिकमेंडेशन होता है मिनिमम एंड डिस्टेंस या फिर एज डिस्टेंस का रिकमेंडेशन होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है मैक्सिमम एंड डिस्टेंस या फिर एज डिस्टेंस। ठीक है, तो मैक्सिमम एज डिस्टेंस ई मैक्स। ठीक है, कितना होगा, तो इसका जो रिकमेंडेशन आपका है वो देखो आप क्या है, ई मैक्स जो आपका है, ठीक है, वो कितना बोला है इन्होंने, वो बोला है 12 इंटू टी इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, 12 इंटू टी इंटू एप्सिलॉन। क्लियर, एप्सिलॉन आपका क्या होता है, एप्सिलॉन आपका होता है अंडर रूट 250 डिवाइड बाई एफ वाई, और एफ वाई आपको पता है क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या होता है आपका, यील्ड स्ट्रेंथ आपका होता है।
ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है रेवेट के जैसा ही, बस थोड़े से फॉर्मूले चेंज होते जाएंगे आपके। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट वही सेम आपका, आपको बियरिंग स्ट्रेंथ और सीयरिंग स्ट्रेंथ आपको डिजाइन करना है। क्लियर? तो नेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ बोल्ट वैल्यू। रेवेट वैल्यू की जगह इधर क्या आ जाएगा? बोल्ट वैल्यू। तो नेक्स्ट हेडिंग दे देना, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ बोल्ट वैल्यू। ठीक है, बोल्ट वैल्यू का डिटर्मिनेशन अपने को करना है। देखो, बोल्ट वैल्यू का अगर आप डिटर्मिनेशन कर रहे हो तो बेल्ट वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? बोल्ट वैल्यू आपका हो जाएगा कि भाई मिनिमम जो होता है सीयरिंग में और बियरिंग में। क्लियर? कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना है? सीयरिंग स्ट्रेंथ निकालना है। और कौन सी सीयरिंग स्ट्रेंथ निकालना है? डिजाइन सीयर स्ट्रेंथ निकालना है। क्लियर? तो स्टेप 1 आप क्या लिखोगे? स्टेप 1 आपका क्या होगा? डिजाइन सीयर स्ट्रेंथ, डिजाइन shear strength ऑफ बोल्ट। आपको बोल्ट की क्या निकालना है? आपको बोल्ट की डिजाइन शियर स्ट्रेंथ निकालना है। ठीक है, तो बोल्ट की डिजाइन शियर स्ट्रेंथ आप कैसे निकालते हो? देखो, आप इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसका वी डी, ठीक है, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ एस बी। क्लियर? वी डी एस बी से आप इसको डिनोट करते हो। क्या होता है आपका? देखो, एफ यू वी, ठीक है, एफ यू वी डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई क्या आएगा आपका? √3। जहां पे भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है हम डिवाइड करते हैं अल्टीमेट, जो आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है, अल्टीमेट रेजिस्टेंस जो ऑफर करता है आपका गामा M1। तो जहां पे भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी वहां पे डिवाइड बाई आपको क्या करना है? गामा M1 करना है। क्लियर? इनटू क्या आ जाएगा आपका? एन एन इंटू ए एन बी प्लस एन एस इंटू ए एस बी। अभी आगे बता रहा हूं कि एन एन क्या है, ए एन बी क्या है, एन एस क्या है, ए एस बी क्या है। ठीक है, इंटू आपका क्या आएगा? इंटू आपका आ जाएगा बीटा एल जे इंटू बीटा एल जी इंटू बीटा पी के। तो ये आपका डिजाइन शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो गया है बोल्ट का। ठीक है, बोल्ट की डिजाइन शियर स्ट्रेंथ का आपका फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपका एफ यू वी आपका क्या है? ये है आपका अल्टीमेट बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। क्लियर? या अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, एफ यू वी आपका क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, गामा M1 क्या है आपका? ये आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है।
और इसकी वैल्यू बोल्ट, सॉफ्ट बोल्ट हो या फिर फील्ड वेल्ट आपका 1.25 ही रहती है, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। क्लियर। एन एन आपका क्या होता है, एन एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शियर प्लेन को। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ शियर प्लेन को। और जो स्मॉल एन है ये बता रहा है कि वो शियर प्लेन किसके द्वारा इंटरसेप्ट किया गया है। क्लियर। तो नंबर ऑफ शियर प्लेन, नंबर ऑफ शियर प्लेन, क्लियर, इंटरसेप्टिंग बाय थ्रेड, इंटरसेप्टिंग बाय थ्रेड। ठीक है। और एनएस आपका क्या बताएगा, ये भी आपका बताएगा नंबर ऑफ शियर प्लेन को ही, नंबर ऑफ शियर प्लेन इंटरसेप्टिंग बाय एस आया है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंक। ठीक है। ये दोनों चीजें आपको समझ में आई। इंटरसेप्टिंग बाय थ्रेड क्या होता है, इंटरसेप्टिंग बाय सेंक क्या होता है। ठीक है। समझो यहाँ पे इन दोनों को, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपको कनेक्शन बनाना है। ठीक है, ये बना दिया। यहां पर आपने ये दूसरा बना दिया। ठीक है। जैसा आपने वहां पे किया हुआ था, कहाँ पे किया था, रेवेट के टाइम पे, वैसे ही करना है। आप यहाँ पे बोल्ट होल बनाओगे और यहाँ पे भी आपका बोल्ट होल आएगा। ठीक है। ठीक है, ये कनेक्शन आपका बन गया, बोल्ट लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है। आप देखोगे यहाँ पे, ये जो पोर्शन आपका होता है, ये जो पोर्शन आपका होता है, ये पोर्शन आपका शियर प्लेन है। यहीं पे होता है शियर प्लेन, और यहाँ पे शियर प्लेन आपका ये हो गया। ये आपका शियर प्लेन हो गया, और ये भी आपका शियर प्लेन यहाँ पे हो गया। ठीक है। अब इस शियर प्लेन पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कौन आ रहा है, सेंक आ रहा है कि थ्रेड आ रहा है, सेंक आ रहा है। तो डेट इज शियर प्लेन, ये वो शियर प्लेन है जो सेंक के द्वारा इंटरसेप्टेड है, और ये वो शियर प्लेन है जो थ्रेड के द्वारा आपका इंटरसेप्टेड है। मतलब अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं, तो इस कंडीशन में आपका एन एन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एन एस आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ शियर प्लेन इंटरसेप्टेड बाय सेंक एक है, और नंबर ऑफ शियर प्लेन इंटरसेप्टेड बाय थ्रेड, मतलब एन एन आपका 1 हो जाएगा, और एन एस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में।
ठीक है, इसके बाद एनएन तक, एनएस तक अपना हो गया है। एनएस के बाद अगर अपन देखें, ठीक है, ये ए कंडीशन आप देख लेना और ये आपकी बी कंडीशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे ए एन बी। ए एन बी आपका क्या है, ये आपका बता रहा है एरिया ऑफ थ्रेड को। ए एन बी आपका क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ थ्रेड। ठीक है, अगर मुझे एरिया ऑफ थ्रेड निकालना है तो एरिया ऑफ थ्रेड में कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ थ्रेड आपका क्या होता है, 0.78 टाइम्स होता है डी का। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 0.78 इंटू π/4 इंटू डी का स्क्वायर। ये जो वैल्यू आपकी है, ये वैल्यू है आपकी ए एन बी की। ठीक है, और नेक्स्ट अगर मैं बोलूं ए एन एस, ये आपका क्या है, एरिया ऑफ सेंक। एरिया ऑफ सेंक को बता रहा है। तो एरिया ऑफ सेंक आपका जो होगा ए एन एस, ये आपका होगा π/4 इंटू डी का स्क्वायर। π/4 इंटू डी का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों भी समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट, अब इसके अलावा बीटा एल जे था, बीटा पी के था, ठीक है, और क्या था, बीटा एल जी था, ये क्या कहलाता है। तो देखो बीटा एल जे, बीटा एल जी, बीटा एल जी आप किस लिए यूज कर रहे हो, ये आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर है। मॉडिफिकेशन फैक्टर, मॉडिफिकेशन फैक्टर, मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर लॉन्गर, लॉन्गर लेंथ ऑफ ज्वाइंट। जब आपकी ज्वाइंट लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसके लिए जो मॉडिफिकेशन फैक्टर आप यूज करते हो वो बीटा एल जे आप करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बीटा एल जी। तो ये आप यूज करते हो मॉडिफिकेशन फैक्टर किस लिए यूज, अकाउंट फॉर लॉन्गर ग्रिप लेंथ। मॉडिफिकेशन फैक्टर, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन फैक्टर आप ले रहे हो बीटा एल जी किस लिए, फॉर लॉन्गर ग्रिप लेंथ, फॉर लॉन्गर ग्रिप लेंथ। ठीक है, लॉन्गर ग्रिप लेंथ के लिए आप ले रहे हैं। ठीक है, बीटा पीके की अगर मैं बात करूं तो बीटा पीके आपका क्या है, मॉडिफिकेशन फैक्टर, मॉडिफिकेशन फैक्टर अकाउंट फॉर, क्लियर, इसके लिए आपका है अकाउंट फॉर पैकिंग। ठीक है, जो पैकिंग एक्सटेंशन आपने पढ़ा था उसके लिए आपने ये बीटा पीके लिया हुआ है। ठीक है, बाकी आपको सब समझ में आ गया होगा इस फॉर्मूले के अंदर कि भाई एन एन कैसे निकालना है, ए एन बी कैसे निकालना है, एन एस ए एस बी एफ यू भी मैंने आपको निकालना बता दिया है, गामा एम वन आपको पता है, बीटा एल जे, बीटा एल जी और बीटा पी के हम कैसे निकालें। ठीक है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू फॉर, ठीक है, अपन यहाँ पे देखते हैं वैल्यू ऑफ बीटा एल जे, वैल्यू ऑफ बीटा एल जे। ठीक है, बीटा एल जे की आप वैल्यू कैसे निकालोगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे है मेरा कि आपका
जो लेंथ ऑफ ज्वाइंट है वो तो आप सभी को पता होगा कि लेंथ ऑफ ज्वाइंट आपका क्या होता है। आपने इसको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे क्या किया होगा, यहाँ पे आपने बोल्ट लगाया होगा, लगाया होगा ना। और वो बोल्ट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, ये दिख रहे हैं ना बोल्ट। तो ये जहां तक आपके ये बोल्ट लगे हुए हैं ना, ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी लेंथ ऑफ ज्वाइंट कहलाती है। ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी लेंथ ऑफ ज्वाइंट कहलाती है, इसको आप लेंथ ऑफ ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं कि आपका जो लेंथ ऑफ ज्वाइंट है, आपका क्या है, आपका जो लेंथ ऑफ ज्वाइंट है, देखो यहाँ पे, इफ लेंथ ऑफ ज्वाइंट जो आपका है एल जे, जो आपका है, अगर यह एल जे आपका ग्रेटर देन 15 इंटू डी है, अगर एल जे आपका क्या है, अगर एल जे आपका ग्रेटर देन 15 इंटू डी है, देन जो बीटा एल जे आपका होगा वो आपका क्या होगा, तो बीटा एल जे आपका होगा, देखो 1.075, कितना होगा, 1.075 माइनस 0.005, जितनी आपकी लेंथ ऑफ ज्वाइंट है उसका मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई आपको कर देना है डी, डिवाइड बाई क्या कर देना है आपको, डिवाइड बाई आपको डी कर देना। ठीक है, तो ये आपका निकल के आएगा यहाँ पे बीटा एल जे, कब, जब आपकी ये कंडीशन हो। ठीक है, जब आपकी ये कंडीशन यहाँ पर बन रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको बोल दूं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको बोल दूं, क्या बोल दूं, कि आपका जो एल जे है, इफ एल जे यह लेस देन और इक्वल्स टू आपका 15 डी है, या लेस देन और इक्वल्स टू आपका 15 डी है, तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका, इस कंडीशन में जो बीटा एल जे है, देन बीटा एल जे जो आपका होगा वो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ये आपको याद रखना। क्लियर, क्लियर, बीटा एल जे कभी भी आपका 1 से ज्यादा नहीं होगा, बीटा एल जे नेवर ग्रेटर देन 1। आप ये नोट में यहाँ पे पॉइंट लिख लेना, बीटा एल जे नेवर ग्रेटर देन 1, ये 1 से आपका ज्यादा नहीं होगा। क्लियर, इसके आगे अपन जाते हैं वैल्यू ऑफ बीटा एल जी। नेक्स्ट हमारा है वैल्यू ऑफ
बीटा एल जी। ठीक है, ग्रिपिंग लेंथ आपको पता है क्या कहलाती है आपकी? एक प्लेट आपकी है, आपकी दूसरी प्लेट है, और इन दोनों प्लेटों को आपने जोड़ दिया है। ये आपकी क्या कहलाएगी? यहाँ पे ग्रिपिंग लेंथ कहलाएगी। ये आपकी क्या कहलाती है? ग्रिपिंग लेंथ कहलाती है। जी आपकी ग्रिपिंग लेंथ है। आप इसको एल जी बोल दो। ठीक है, जी की जगह आप एल जी लिख लो। एल जी आपका, ये आपकी ग्रिपिंग लेंथ हो गई। ठीक है, तो ग्रिपिंग लेंथ का केस देखो। आप ग्रिपिंग लेंथ में क्या होता है? ग्रिपिंग लेंथ की कंडीशन है कि अगर इफ एल जी जो आपका है, ग्रिपिंग लेंथ जो आपकी है, अगर ये ग्रेटर देन 5 × डी है, अगर ये क्या है? ग्रेटर देन 5 × डी है, देन जो आपका बीटा एल जी है, वो बीटा एल जी आपका क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? 8 × डी/3 × डी प्लस एल जी। ये हो जाएगा आपका। क्लियर? तो हम जो सीयरिंग स्ट्रेंथ है उसकी जो वैल्यू रिड्यूस करेंगे, वो कितनी कर देंगे? इतनी रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो नेक्स्ट कंडीशन, इफ एल जी जो आपका है, वो एल जी आपका क्या है? लेस देन एंड इक्वल्स टू आपका 5 डी है। तब देन देन जो आपका क्या होगा? बीटा एल जी होगा, वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका नोट है एक, और नोट आपका ये है कि भाई जो बीटा एल जी है, ये भी आपका ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, इसकी वैल्यू भी कभी 1 नहीं होगी। ठीक है, तो नोट आपका यहाँ पर है, नोट आपका यहाँ पर है कि बीटा एल जी नेवर ग्रेटर देन 1। ये भी कभी आपका 1 से ज्यादा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 1 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका वैल्यू ऑफ बीटा पी के पैकिंग एक्सटेंशन। ठीक है, पैकिंग एक्सटेंशन आपको पता ही होगा क्या था। पैकिंग एक्सटेंशन, एक ये बड़ी प्लेट आपकी है, और इस बड़ी प्लेट के साथ आपने एक छोटी प्लेट को यहाँ पे जोड़ा है। ठीक है, लेकिन ये छोटी प्लेट आपकी पैक नहीं हो पाती है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशनली आप क्या करते हो? पैकिंग एक्सटेंशन प्रोवाइड कराते हो। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे कवर प्लेट हो गई है। पैकिंग एक्सटेंशन आपने दिया, तो आपने क्या किया? आपने यहाँ पे बोल्ट लगा दिया होगा।
ठीक है, आपने यहाँ पे भी बोल्ट लगा दिया होगा, लगाया होगा ना। लेकिन एक चीज देखो आप, एक जगह और बोल्ट अपने को लगाना था। कहाँ लगाना था? वो लगाना अपने को इधर लगाना पड़ता है ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो आपका है, सपोज इसकी जो थिकनेस आपकी है, वो थिकनेस आपकी कितनी है? T1 है। और इसकी थिकनेस कितनी थी? इसकी थिकनेस सपोज आपकी T2 थी। ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग आपका यहाँ पे पोर्शन आया, ये कितना है? T1 माइनस T2, मतलब इतनी थिकनेस का आपने ये एक्सटेंशन यहाँ पे देके रखा हुआ है, पैकिंग आपने देके रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि अगर पैकिंग एक्सटेंशन की जो थिकनेस है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अपन, इफ, उसको क्या बोलेंगे? थिकनेस ऑफ पैकिंग एक्सटेंशन, दैट इज द टीपीके। क्लियर? टीपीके जो आपका है, और टीपीके होता क्या है? टीपीके आपका होता है T1 माइनस T2। अगर यह ग्रेटर देन 6 mm है, अगर यह ग्रेटर देन 6 mm है, तो बीटा पीके आपका क्या होगा? तो आपका बीटा पीके जो है, वो आपका क्या हो जाएगा? तो बीटा पीके आपका हो जाएगा 1 माइनस, क्लियर? क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.0125 इंटू टी पी के। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगली कंडीशन क्या हो जाएगी कि इफ टीपी के जो आपका है, वो अभी क्या हो रहा था? ग्रेटर देन 6 mm हो रहा था, लेस देन एंड इक्वल टू 6 mm है, तो क्या होगा? देन बीटा पी के जो होगा वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और नोट में आप यहाँ पे लिख सकते हो, नोट में आप लिख सकते हो कि आपका बीटा पी के नेवर ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 1, ये 1 से ज्यादा आपका नहीं होगा। तो कैसे निकालना है इनकी वैल्यू, वो भी मैंने आपको बता दी है।
बताओ जल्दी से, यहां तक क्लियर है? ठीक है। चलो कुछ डिफरेंट केसेस यहाँ पे देखते हैं। सम केसेस, और उन केसेस में आपकी शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या बनता है वो समझते हैं। अगर पहला केस यहाँ पे मैं बोलूं, ये केस आपका है, अगर मैं आपसे बोलूं वी हैव वन शियर प्लेन, वी हैव वन शियर प्लेन, मेरे पास एक शियर प्लेन है जो इंटरसेप्टिंग हुआ है किसके द्वारा, सेंक के द्वारा, डेट इंटरसेप्टिंग बाई सेंक, डेट इंटरसेप्टिंग बाई सेंक। ठीक है, डेट इंटरसेप्टिंग बाई सेंक, सेंक के द्वारा इंटरसेप्ट हुआ है। तो सेंक के द्वारा अगर इंटरसेप्ट हुआ है तो देखो आप यहाँ पे एन एन आपका क्या हो गया, 0 हो गया, हो जाएगा। और एन एस आपका क्या हो जाएगा, एन एस आपका 1 हो जाएगा। इस कंडीशन में तो यही होगा। तो ये जो फॉर्मूला आपका है इसमें एन एन अगर 0 हो रहा है तो ए एन बी से मल्टीप्लाई होगी, ये पूरी टर्म ही आपकी 0 हो जाएगी। हो जाएगी ना, हो जाएगी। और मैं यहाँ पे आपको बोल दूं कि ये जो आपके मॉडिफिकेशन फैक्टर हैं, ये सारे मॉडिफिकेशन फैक्टर आपके क्या है, 1 है। इन सभी की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो इस केस में जो आपका VDSB होगा वो आपका क्या होगा, FUV अपॉन √3 इंटू गामा M1 NS इंटू ASB, और आप चाहो तो लिख लो, अगर लिखना है तो बीटा LJ इंटू बीटा LG इंटू बीटा PK। नहीं की अपन ने इसकी वैल्यू 1, तो ये जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। ठीक है, दूसरा केस आपका क्या हो जाएगा, we have one shear plane that intersecting by thread, we have one shear plane, one shear plane that intercepting by thread, थ्रेड के द्वारा इंटरसेप्ट हो रहा है, थ्रेड के द्वारा इंटरसेप्ट हो रहा है, मतलब एन एन की वैल्यू 1 है और एन एस की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, हो जाएगी। देन जो आपका VDSB है वो आपका हो जाएगा FUB डिवाइड बाई √3 गामा M1 NN इंटू ANB, बाकी वो NS और ASB वाली टर्म 0 हो जाएगी, इंटू आ जाएगा आपका बीटा LJ इंटू बीटा LG इंटू बीटा PK।
ठीक है, अगला केस क्या हो जाएगा आपका, थर्ड केस देखो, बी हैव टू शियर प्लेन, बी हैव टू शियर प्लेन, हमारे पास दो शियर प्लेन है, डेट वन इंटरसेप्टिंग बाय थ्रेड, क्लियर, एक इंटरसेप्ट थ्रेड के द्वारा हो रहा है, एंड अनदर इंटरसेप्टिंग बाय इंटरसेप्टिंग बाय सेंक। तो इस कंडीशन में एन एन भी आपका वन होगा और एन एस भी आपका क्या क्या होगा, वन होगा। तो आपका जो फॉर्मूला यहां पे बनेगा, देन वी डी एस बी, ये आपका जो होगा ये होगा एफ यू वी अपॉन √3 गामा एम वन। अब यहाँ पे कोई भी टर्म जो आपकी है वो जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो आपका जो कंप्लीट फॉर्मूला आपने शुरुआत में पढ़ा हुआ है वो पूरा का पूरा फॉर्मूला आपका यहाँ पर यूज होगा, किस केस में, जब आपके पास टू शियर प्लेन हो और एक इंटरसेप्ट हो रहा हो थ्रेड के द्वारा, एक हो रहा हो सेंक के द्वारा, ठीक है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट आपका आएगा अब डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ठीक है। स्टेप टू आपकी क्या होगी, स्टेप टू आपकी हो जाएगी डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। बोल्ट की बियरिंग स्ट्रेंथ आपको डिजाइन करनी है, और बियरिंग स्ट्रेंथ आपको डिजाइन करना है तो कैसे करोगे, क्या फॉर्मूला होता है, वी डी पी वी से आप इसको डिनोट करते हो या रिप्रेजेंट करते हो, क्या होता है 2.5, ठीक है, ठीक है, इंटू के वी इंटू डी इंटू टी मिनिमम इंटू एफ यू, ठीक है। 2.5 केवी इंटू डी इंटू टी मिनिमम इंटू एफ यू, और एफ यू आया है तो डिवाइड बाई गामा एम वन, क्योंकि डिजाइन स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से तो भाई डिवाइड करनी पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एफ यू है वो एफ यू आपका है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, यहाँ पे प्लेट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, ठीक है। डी यहाँ पे जो है वो क्या है, डाया ऑफ बोल्ट, डाया ऑफ बोल्ट, ठीक है। और गामा एम वन क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। टी मिनिमम आपको पता है मिनिमम थिकनेस होती है, ठीक है। केवी आपका यहाँ पे क्या है, मॉडिफिकेशन फैक्टर, मॉडिफिकेशन फैक्टर, ठीक है। अब ये जो मॉडिफिकेशन फैक्टर केवी आपका है, ये केवी आप निकालते कैसे हो, हाँ वैल्यू ऑफ केवी,
ठीक है। तो केवी होता क्या है, केवी होता है मिनिमम ऑफ क्या, देखो मिनिमम क्या, मिनिमम सबसे पहले देखो, सबसे पहला क्या है, E/3D डैश, दूसरा क्या है आपका P/3 × D डैश -0.25, ठीक है। नेक्स्ट है आपका FUV/FU, ठीक है। और फोर्थ आपका क्या है 1, इसमें भाई जो भी मिनिमम होगा, जिसकी वैल्यू मिनिमम आएगी वो आपका केवी होगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा, वो आपका केवी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका टी मिनिमम आपको पता ही है क्या होता है, मिनिमम ऑफ टीएम TC1 प्लस TC2। अब आप बोलोगे टीसी ये क्या होता है, तो देखो यहाँ पे जैसे एक प्लेट ये है आपकी, और इस प्लेट के फेस टू फेस आपने एक कनेक्शन दिया है, ठीक है। फिर आपने इसके ऊपर एक कवर प्लेट लगाई है, और यहाँ पे भी आपने ये कवर प्लेट लगाई है, ठीक है। अब इसकी जो थिकनेस है, ये है कवर प्लेट TC1, ये है कवर प्लेट आपकी TC2, और ये आपकी क्या हो जाएगी मेन प्लेट TM, ये भी आपकी क्या मेन प्लेट TM, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये मिनिमम थिकनेस कैसे निकालोगे, तो मिनिमम थिकनेस आप ऐसे निकालोगे, क्लियर। TM आपका क्या है मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट, ये आपका क्या है मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट आपका, ठीक है। तो ये आपकी बीयरिंग स्ट्रेंथ यहाँ पे निकल के आ गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आएगा स्टेप नंबर 3, बोल्ट वैल्यू, वोल्ट वैल्यू भी तो निकालोगे, तो वोल्ट वैल्यू आपका क्या होगा, वोल्ट वैल्यू जो आपका होगा वो होगा मिनिमम ऑफ VDSB और VDPB, इन दोनों में से जो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी मिनिमम आ जाएगी, ये आपका वोल्ट वैल्यू यहां पर निकल गया, ठीक है। और इसके आगे आप चाहो तो और लिख लो, इसके बाद आप स्टेप नंबर 4 में क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ बोल्ट निकाल सकते हो स्मॉल n, वो कैसे निकलेंगे, जो बोल्ट वैल्यू है आपकी, सॉरी जो लोड आपका है उस लोड को आपको बोल्ट वैल्यू से क्या करना है डिवाइड कर देना, तो ये निकल के आपका आ जाएगा नंबर ऑफ बोल्ट, क्लियर। तो यहाँ पे बोल्ट वैल्यू अपन ने डिजाइन कर ली है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब अपने को जो अपन ने वहां पे टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकाली थी, यहाँ पे भी अपन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालेंगे, ठीक है। ज्वाइंट पे प्लेट की स्ट्रेंथ को भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, क्योंकि कल अपन इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट आगे की प्रोसेस के साथ वोल्टेड कनेक्शन में। थैंक यू, क्लास ओवर।